गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सीजीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे और मुझे कंफर्म करेंगे कमेंट करके। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लोकपाल क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्त। लोकपाल और लोकायुक्त। एक बार कमेंट कर देंगे जितने बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के साथ। देखिए बेटा, ध्यान रखिए, दो टर्म्स हैं यहाँ पर, लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम आया। एक अधिनियम आया, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये संसद में पास हुआ। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम ये संसद में पास हुआ। इसमें बात की गई इसमें बात की गई कि हम इसमें बात की गई कि क्या होना चाहिए। इसमें बात की गई कि एक लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। एक लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। एक लोकपाल की नियुक्ति होनी चाहिए किसके लिए? केंद्र सरकार में। केंद्र सरकार में या कहें केंद्र स्तर पर। केंद्र स्तर पर। और दूसरी बात आई लोकायुक्त की। लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर। ठीक है। जो भी बच्चे कनेक्ट हो चुके हैं क्लास के साथ, एक बार मुझे बता देंगे। हम समझ रहे हैं लोकपाल और लोकायुक्त क्या होता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए या इन पद को बनाने के लिए एक बिल, एक अधिनियम पास किया गया सन 2013 में, जिसका नाम था लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। जिसमें बात की गई कि एक लोकपाल नाम का पद बनाएंगे केंद्र स्तर पर और एक लोकायुक्त नाम का पद बनाएंगे राज्य स्तर पर। ये दोनों करेंगे क्या बेटा? ये दोनों करेंगे क्या? ये क्या करेंगे? जो ऑफिसर्स हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी, जो सरकारी अधिकारी हैं, उन पर जो करप्शन के चार्जेस लगे हैं, भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हैं, भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे हैं, उनकी छानबीन करेंगे। उनकी छानबीन करेंगे। सिंपल सी बात है, करप्शन कम से कम हो या करप्शन खत्म हो जाए, उसके लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया। ठीक है। इसके लिए आपने सुना होगा, अन्ना हजारे का मूवमेंट भी हुआ था। अन्ना हजारे जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, अन्ना हजारे, इनके साथ अरविंद केजरीवाल भी थे। अरविंद केजरीवाल भी थे और प्लस इनके साथ कुमार विश्वास थे।
जो गाना गाते हैं, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तो ये तीनों लोग थे आंदोलन में। ठीक है। योगेंद्र यादव भी थे, जो अखबारों में लिखते हैं एडिटोरियल। तो इन्होंने भी लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए आंदोलन किया। अब उस आंदोलन का फायदा सबसे ज्यादा किसको मिला? अरविंद केजरीवाल को। मुख्यमंत्री बन गए जी दिल्ली के। ठीक है। आम आदमी पार्टी बना ली। तो लोकपाल और लोकायुक्त ये दो पद हैं। ये दो पद किस अधिनियम के बिहाफ पर बनाए गए? लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बिहाफ पर बनाए गए, जिसमें कहा गया कि लोकपाल की नियुक्ति केंद्र स्तर पर की जाए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए, और लोकपाल की नियुक्ति राज्य स्तर पर की जाए भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए। सरकारी अधिकारी पर जो इल्जाम लगे हैं करप्शन के, उनकी जांच करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए। भाई कमेंट करके नहीं बता रहे हैं आप कौन कौन जुड़ गया है क्लास के साथ, गलत बात है। ठीक है। अब बात आती है कि हमें ऐसी संस्थाओं की, एक संस्था ही तो है ये भाई। लोकपाल और लोकायुक्त क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन ही समझ लीजिए आप इन्हें। ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाई तो हैं जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करती हैं, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करती हैं। ठीक है जी। अब बात आती है कि बेटा हमें जरूरत क्यों है ऐसी संस्थाओं की? हमें जरूरत क्यों है ऐसी संस्थाओं की, तो वो भी समझेंगे। बिना समझे कैसे रह सकते हैं? हमें जरूरत क्यों है? तो ध्यान रखना, अगर प्रशासन में, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन आ जाए ना, अगर प्रशासन में भ्रष्टाचार शामिल हो जाए, तो वो एक ऐसी दीमक है। दीमक जानते हैं? दीमक जो लग जाती है, दीमक जहां लग जाए वो उस चीज को खत्म कर देती है धीरे धीरे। तो करप्शन एक प्रकार की ऐसी दीमक है जो अगर प्रशासन में शामिल हो जाए, प्रशासन में लग जाए, तो धीरे धीरे किसी देश की जो नींव है उसको खोखला कर देती है। किसी देश की जो फाउंडेशन है उसको एकदम बर्बाद कर देती है, खोखला कर देती है ये करप्शन। करप्शन एक प्रकार की दीमक है। खराब प्रशासन कब होगा? कोई प्रशासन, खराब प्रशासन कब होगा? जब उसमें करप्शन ज्यादा होगा। तो खराब प्रशासन एक ऐसी दीमक है जो किसी भी देश की जो फाउंडेशन है, नींव है, उसको धीरे धीरे खोखला कर देता है, खत्म कर देता है। समझ रहे हैं? तो अगर करप्शन है प्रशासन के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अगर करप्शन है, तो वो करप्शन एडमिनिस्ट्रेशन को काम नहीं करने देगा, काम करने में बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है। ऑब्स्टेकल पैदा करेगा, काम के ड्यूरेशन में, काम करने की प्रोसेस में ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। ठीक है। तो अगर प्रशासन खराब होता है तो वो किसकी वजह से होता है? करप्शन की वजह से होता है। भ्रष्टाचार इसकी मेन जड़ है। भ्रष्टाचार इसकी मेन जड़ है। सुनीता कुमारी छाया, भाई क्या बात है, आज कमेंट नहीं आ रहे बच्चों के, कमेंट नहीं कर रहे हैं बच्चे। तो ध्यान रखना है, जो खराब प्रशासन है वो एक दीमक की तरह होता है, जो धीरे 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 किसी भी देश के नींव को जो है खराब कर देता है। और इसका सबसे बड़ा कारण निकल के क्या आता है? वो है करप्शन। वो है करप्शन। देखिए ज्यादातर जो एंटी करप्शन एजेंसीज है ना, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजेंसीज काम करती हैं, वो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है? कैप्ड पैरेट, यानी कि पिंजरे में बंद एक तोते के समान है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा है कि सीबीआई भी जैसे पिंजरे में बंद एक तोता होता है ना,
कुछ तरीके की संस्था है सीबीआई जो अपने इट्स मास्टर्स वॉइस, जो अपने मालिक के कहने पर काम करती है। ये सारा समझ रहे हैं ना आप? ये सारा समझ रहे हैं ना? सीबीआई किसके कहने पे काम करती है? लक्ष्मी यादव, गुड इवनिंग। ठीक है, तो ज्यादातर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने वाली एजेंसीज हैं वो भी देखा गया है कि पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को एक सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को क्या कहा है कि सीबीआई तो एक पिंजरे में बंद तोते के समान है जो अपनी मालिक की आवाज सुनता है, जो अपनी मालिक की आवाज सुनता है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो सिर्फ सलाह देने का काम करते हैं और देखा गया है कि उनकी सलाह को भी सही से फॉलो नहीं किया जाता, फॉलो नहीं किया जाता। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए, जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें। ठीक है, और देखिए, इन एजेंसीज में इंटरनल ट्रांसपेरेंसी, आंतरिक पारदर्शिता की भी कमी है, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की भी कमी है। इसके अलावा आंतरिक पारदर्शिता की कमी है और जवाबदेही की भी समस्या है। ठीक है, क्योंकि इन एजेंसियों पर अलग से निगाह रखने के लिए कोई संस्था नहीं है। इन एजेंसियों पर अलग से निगाह रखने के लिए कोई संस्था नहीं है। मान लीजिए सीबीआई बना दिया, अब सीबीआई ईमानदारी से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई निगाह रखने वाली संस्था होनी चाहिए। तो वही कहा गया है कि बहुत सी संस्थाएं तो ऐसी हैं जो सिर्फ सलाह देने का काम करती हैं और उनकी सलाह को भी नहीं माना जाता। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है? समस्या है बेटा आंतरिक पारदर्शिता की और जवाबदेही की। आंतरिक पारदर्शिता की और जवाबदेही की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इन पर नजर रखने के लिए moreover there is not an separate and effective mechanism to put checks on these agencies। इन एजेंसीज पर अलग से निगाह रखने के लिए कोई संस्था नहीं है। ठीक है, इस कंटेस्ट में अगर बात की जाए तो एक स्वतंत्र लोकपाल संस्था भारतीय राजनीति के इतिहास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसीलिए इस कंटेस्ट में कहा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए लोकपाल की, जो भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर काम कर सके, भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर कहा जा सके, जिसे जिसने कभी समाप्त न होने वाले भ्रष्टाचार के खतरे का एक समाधान प्रस्तुत किया हो। जो भ्रष्टाचार लगता है कि कभी समाप्त नहीं होगा, उसको भी ये समाप्त कर पाए। क्लियर है? लक्ष्मी यादव, तो ध्यान देंगे सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं जड़ों में समाया हुआ है। भ्रष्टाचार, जैसे आप एक पेड़ देखते हैं ना, पेड़, तो पेड़ जमीन से जितना ऊपर होता है ना, उससे ज्यादा उस पेड़ की जड़ें जमीन के नीचे होती हैं। तो भ्रष्टाचार जो आपको दिखाई देता है ना, वो पेड़ के समान है। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत अंदर तक जा चुकी हैं, आप तो ऊपर का भ्रष्टाचार देख पाते हैं बस। ठीक है, तो अब हम बैकग्राउंड की बात करेंगे। पृष्ठभूमि क्या है? पृष्ठभूमि, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे हम। देखिए, 1809 की बात है, सन 1809 की बात है, जब पहली बार स्वीडन देश में, सन 1809 की बात है जब पहली बार स्वीडन देश में, स्वीडन देश में, स्वीडन देश में ये ओम्बुड्समैन का मतलब ही होता है लोकपाल। ओम्बुड्समैन का मतलब ही होता है लोकपाल, जो भ्रष्टाचार की जांच करेगा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार की जांच करेगा ओम्बुड्समैन। ठीक है,
तो लोकपाल यानी कि ओम्बुड्समैन संस्था का आधिकारिक शुरुआत सन 1809 में स्वीडन देश में हुई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। ओम्बुड्समैन जिसे लोकपाल कहते हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं उन पर लगे हुए भ्रष्टाचार की जांच करेगा। इस संस्था की आधिकारिक शुरुआत, ऑफिशियल इसको इनिशिएट, इसकी शुरुआत स्टार्टिंग कहां से की गई? स्वीडन देश से की गई सन 1809 में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 20वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी 20th सेंचुरी, उसमें लोकपाल ओम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास हुआ। 20वीं सदी में ओम्बुड्समैन जैसी संस्था का विकास हुआ और इसने, इसका जो दायरा है वो बढ़ा आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये बड़ा फेमस होने लगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तेजी से आगे बढ़ा लोकपाल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था, लोकपाल का कॉन्सेप्ट भी बढ़ता जा रहा था कि कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं उनकी जांच कर सके। नहीं तो आप देखते हैं सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते हैं वो वहां दबा का दबा रह जाता है, वो उजागर नहीं हो पाता। समझ रहे हैं? फिर उसके बाद 1962 में न्यूजीलैंड में और नॉर्वे ने यह सिस्टम अपनाया। सन 1962 में न्यूजीलैंड ने, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ने और नॉर्वे ने, न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने सन 1962 में ये सिस्टम, ये प्रणाली अपनाई ओम्बुड्समैन की, लोकपाल लोकायुक्त की। ठीक है, क्लियर है? तो 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह प्रणाली अपनाई और ओम्बुड्समैन के विचार का जो प्रसार है, जिसे कहेंगे, करने में यह बेहद बेहद अहम सिद्ध हुआ। 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने यह सिस्टम अपना लिया और इस कॉन्सेप्ट को फैलाने में कि लोकपाल लोकायुक्त होना चाहिए, उसमें ये बड़ा ही अच्छा साबित हुआ। इन्होंने काफी जानकारी फैलाई वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, फिर उसके बाद 1967 में, 1967 में ग्रेट ब्रिटेन में, 1967 में ग्रेट ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन संस्था को अपनाया। 1967 में ग्रेट ब्रिटेन ने इस संस्था को अपनाया। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन में ओम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल की संस्था को अपनाने के लिए एक रिपोर्ट ने सिफारिश दी थी, एक रिपोर्ट ने सिफारिश दी थी जिसे वायाट रिपोर्ट ऑफ 1961 कहते हैं। उसकी सिफारिशों के आधार पर 1967 में ग्रेट ब्रिटेन ने ये ओम्बुड्समैन जो संस्था है लोकपाल, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है, उसको अपनाया और ये सबसे बड़ा पहला देश बना, डेमोक्रेटिक देश बना, इस प्रकार के सिस्टम को अलाउ करने वाला, इस प्रकार के सिस्टम को अपनाने वाला। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, बात फिर आई 1966 की। हम थोड़ा बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे हैं, कैसे कैसे ये विश्व में फैला ये कॉन्सेप्ट। गोयान गोयाना गोयाना जो है देश है, गोयाना जो है वो पहला विकासशील देश बना। गोयाना जो है पहला विकासशील देश बना, विकासशील देश बना जिसने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया, ओम्बुड्समैन लोकपाल के कॉन्सेप्ट को अपनाया। ठीक है, उसके बाद ही इट वाज फर्दर अडेप्टेड, उसके बाद ये मॉरिशस के द्वारा अपनाया गया, फिर सिंगापुर के द्वारा अपनाया गया, उसके बाद मलेशिया ने इसको अपनाया और फिर इंडिया ने भी इसको अपनाया। ध्यान से समझेंगे, कोई डाउट है पूछिएगा।
1966 में गोयाना पहला विकासशील देश बना जिसने इस कॉन्सेप्ट को, लोकपाल के कॉन्सेप्ट को अपनाया। उसके बाद मॉरिशस ने, फिर सिंगापुर ने, फिर मलेशिया ने, फिर इंडिया ने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया। ठीक है। अब देखिए, भारत की बात आती है। इन इंडिया, भारत में ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑम्बुड्समैन यानी कि संवैधानिक लोकपाल पहली बार किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तब के लॉ मिनिस्टर थे, तब के कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन। उन्होंने संसद में इसको प्रपोज किया था 1960 में। 1960 में तब के भारत सरकार के कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने ओम्बुड्समैन, लोकपाल का संवैधानिक कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया था, उसको पार्लियामेंट में रखा था। तो भारत में हम कह सकते हैं कि भारत में संवैधानिक ओम्बुड्समैन का विचार सबसे पहले सन 1960 में तब के कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, जो टर्म लोकपाल और लोक आयुक्त है, जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं लोकपाल और लोक आयुक्त, ये किसने पेश किया था, किसने दिया था ये टर्म? ये टर्म दिया था बेटा डॉक्टर एल एम सिंघवी ने। डॉक्टर एल एम सिंघवी ने ये शब्द दिए थे लोकपाल और लोक आयुक्त के। ठीक है। फिर 1966 की बात करते हैं हम। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट प्रशासनिक प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुधार आयोग ने सिफारिश की कि सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र अधिकारियों की स्थापना की जानी चाहिए। क्या समझे? 1966 में जो पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन थी, फर्स्ट एआरसी इसे कहेंगे शॉर्ट में, फर्स्ट एआरसी, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने सिफारिश की थी कि दो स्वतंत्र अथॉरिटी होनी चाहिए। एक केंद्र के लेवल पर होनी चाहिए, एक स्टेट के लेवल पर होनी चाहिए, जो सरकारी अधिकारियों के खिलाफ या सरकारी कार्यों के खिलाफ जो कंप्लेंट आती है उसके बारे में छानबीन कर सके, जिसमें एमपी भी शामिल थे। सांसद जो चुने जाते हैं भारत में राज्यसभा और लोकसभा से, वो भी शामिल थे। इन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप होता है, इनकी कोई शिकायत होती है और इनके काम से संबंधित कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच करने के लिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर तो स्वतंत्र संस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 1968 में फिर इतनी सिफारिशें आ जाने के बाद 1967 में लोकपाल लोकपाल विधेयक पास किया गया लोकसभा में, लेकिन लैप्स हो गया। लैप्स यानी कि निरस्त हो गया। समझिए, सीरीज समझिए ध्यान से। 1968 में लोकपाल अधिनियम लोकसभा में पास किया गया, लेकिन वो निरस्त हो गया। क्यों? क्योंकि लोकसभा भंग हो गई थी। लोकसभा भंग हो गई थी। हम जानते हैं कि लोकसभा टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन होता है। 5 साल में तो उसे भंग होना ही है, और पार्टी के पास बहुमत नहीं रहा, मेजोरिटी नहीं रही, तो 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है। यह निचला सदन है, अस्थायी सदन है। तो लोकसभा भंग हो जाने के कारण लोकपाल बिल लागू नहीं हो पाया, पास नहीं हो पाया। ठीक है। उसके बाद से यह बिल लगातार फेल होता रहा और 2011 तक 8 बार कोशिश की गई लोकसभा में पास करने की। 2011 तक अगर हम बात करें, पहली बार देखिए 1968 में पास किया गया था, और 1968 से लेके 2011 तक 8 बार
8 बार इस बिल को पास किया गया, लेकिन हर बार फेल हो गया, हर बार असफल साबित हुआ, हर बार असफल साबित हुआ। ठीक है जी, याद रखेंगे। लक्ष्मी यादव, समझ में आ रहा है जी? हर बार असफल साबित हुआ ये। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे समझ आ रहा है सारी चीजें। चलिए देखिए, आगे चलें। देखिए, सन 2002 की बात आती है। अब सन 2002 में क्या हुआ, एक व्यक्ति थे एम एन वेंकटाचालिया, एम एन वेंकटाचालिया, उन्होंने सिफारिश की, उन्होंने रिकमेंड किया, उन्होंने सिफारिश की कि लोकपाल होना चाहिए और लोकायुक्त होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने एक सिफारिश और की बेटा, कि जो प्रधानमंत्री का पद है, प्रधानमंत्री के पद को लोकपाल और लोकायुक्त की छानबीन से बाहर रखना है, बाहर रखना है। यानी कि प्रधानमंत्री कोई गड़बड़ करते हैं तो उसकी जांच लोकपाल और लोकायुक्त नहीं करेंगे। तो एक कमीशन बना, किसकी अध्यक्षता में, एम एन वेंकटाचाली के में, सन 2002 में, जिन्होंने सिफारिश की कि लोकपाल और लोकायुक्त होने चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने एक सिफारिश और की कि प्रधानमंत्री को इस से बाहर रखना है, यानी कि लोकपाल और लोकायुक्त की जांच के दायरे में प्रधानमंत्री को बाहर रखना है। फिर बात आती है 2002 के बाद 2005 की, जहां पर सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसे शॉर्ट में कहेंगे सेकंड एआरसी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, जो जिसके चेयरमैन थे, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोली, जिसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोली, उन्होंने सिफारिश की थी बेटा कि एक लोकपाल का ऑफिस होना चाहिए, लोकपाल का ऑफिस बिना कोई देरी किए स्थापित होना चाहिए, बिना कोई देरी किए इसको स्थापित कर देना चाहिए, बिना कोई देरी किए इसको स्थापित कर देना चाहिए। फिर 2005 के बाद 2011 में सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया, 2011 में सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया, जिसके अध्यक्ष बने थे प्रणब मुखर्जी, जो कि भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2011 में सरकार ने मंत्रियों का एक समूह बनाया, जिसके अध्यक्ष थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने सजेस्ट किया, उन्होंने सलाह दी कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए और इसको एग्जामाइन करने के लिए लोकपाल बिल होना चाहिए, लोकपाल बिल, लोकपाल विधेयक पास होना चाहिए। ठीक है लक्ष्मी जी, लोकपाल बिल पास होना चाहिए। ये हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, कैसे कैसे बात आगे बढ़ी लोकपाल की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो लोकपाल लोकायुक्त की बात ना आए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी। चलिए ठीक है, अब देखिए फिर क्या हुआ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चला, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन। वो दिन याद होगा, दिल्ली का रामलीला मैदान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत आंदोलन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन। क्या कहेंगे इसको बेटा, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत आंदोलन। ये 2011 में यहां पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट
लेड बाई अन्ना हजारे। अन्ना हजारे इसको लीड कर रहे थे और दबाव बना रहे थे। अन्ना हजारे ने ये मूवमेंट चलाया था और इस मूवमेंट के जरिए दबाव बना रहे थे यूपीए सरकार पर। यूपीए सरकार मतलब कांग्रेस और कांग्रेस के साथ गठबंधन में जितनी पार्टी थी उनको साथ में एक साथ कहा जा रहा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलियंसेस, यूपीए सरकार। तो सेंटर लेवल पर जो यूपीए की सरकार चल रही थी कांग्रेस की, उस पर दबाव बनाया गया ये आंदोलन करके। और रिजल्ट क्या रहा बेटा? रिजल्ट क्या रहा कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 पास हो गया। दोनों हाउसेज में पास हो गया, दो संसद के दोनों सदनों में पास हो गया, राज्यसभा और लोकसभा में। समझे? इतिहास से बढ़ते बढ़ते वर्तमान में आ गए और इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे के द्वारा चलाया गया और वो रंग लाया, सफलता मिली उसको। और आंदोलन की वजह से केंद्र सरकार, केंद्र के स्तर पर जो भारत में सरकार चल रही थी यूपीए की, यूपीए सरकार चल रही थी, उस पर दबाव बना और कांग्रेस सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक 2013 संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया जी। ठीक है? और उसके बाद आप जानते हैं कोई विधेयक अगर लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर कर दे तो वो अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। तो 2014, 1 जनवरी 2014 को, 1 जनवरी 2014 को बेटा राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई। 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति की कंसेंट मिल गई और ये कम इनटू फोर्स यानी कि लागू कर दिया गया 16 जनवरी 2014 को। क्या समझे? इतिहास से बढ़ते बढ़ते हम वर्तमान में आए, प्रेजेंट टाइम में आए और देखा कि अंत भला तो सब भला, मतलब 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति ने भी इसको मंजूरी दे दी और 16 जनवरी 2014 से इसको लागू कर दिया गया। यहां तक कोई डाउट है बेटा पूछ लीजिए, ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलें। अब देखिए बेटा, द लोकपाल एंड लोकायुक्त अमेंडमेंट बिल 2016। अमेंडमेंट बिल मतलब संशोधन विधेयक 2016। देखिए 2013 में तो पास हो गया लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। उसके बाद इसमें संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 2016 में। तो संशोधन करने के लिए भी बिल लाया गया पार्लियामेंट में जिसका नाम था लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2016। ठीक है? तो देखिए, दिस बिल वॉज पास बाई पार्लियामेंट इन जुलाई 2016। फिर ये संशोधन विधेयक भी पास हो गया जुलाई 2016 में। ठीक है? इसने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो 2013 था उसमें बदलाव किया। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में इस बिल ने बदलाव कर दिया और बदलाव के साथ ये बिल संसद में पास हो गया 2016 में। ठीक है? अब इसने क्या कहा, इस बिल में क्या सुधार किया गया, संशोधन किया गया कि देखिए
अगर मान लीजिए विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेता नहीं है, विपक्षी नेता नहीं है अगर सदन में, आप जानते हैं केंद्र सरकार में एक रूलिंग पार्टी होगी जो शासन करेगी और एक विपक्षी पार्टी होगी जो उसका विरोध करेगी या उसको गलत काम करने से रोकेगी। तो बेटा विपक्षी पार्टी का पद संभालने के लिए भी आपको लोकसभा में कम से कम सीटें लानी पड़ेंगी। अगर उतनी सीटें जीत कर नहीं आते हैं आपकी पार्टी के सांसद, तो आपको विपक्षी पार्टी का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। जैसे आज के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विपक्षी पार्टी का पद खाली है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के उतने भी सांसद जीतकर नहीं आ पाए हैं लोकसभा में कि उसे विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल सके। ठीक है, तो इस संशोधन में जो कि 2016 में पास हुआ, उसमें कहा गया कि मान लीजिए अगर कोई विपक्षी पार्टी उतने सीट जीतकर नहीं आती है कि उसका कोई विपक्षी नेता बन सके सदन में, तो ऐसी स्थिति में अगर विपक्षी नेता नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई होगी चुनाव में, मतलब रूलिंग पार्टी के बाद, जैसे आज के कंटेस्ट में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो कोई दूसरी पार्टी होगी, जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई होगी, भले ही वो उतने सांसद उतनी सीट जीत कर ना आई हो जितनी सीटों की आवश्यकता है विपक्ष में बैठने के लिए। ये पॉलिटी में हम देखेंगे, पॉलिटी वाली यूनिट में। तो विपक्षी नेता का अगर पद खाली है तो ऐसी स्थिति में जो कोई दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई हो लोकसभा में, उसे सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बना दिया जाए। वैसे तो सिलेक्शन कमेटी का सदस्य विपक्षी नेता होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, लेकिन मान लीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन है ही नहीं क्योंकि विपक्षी पार्टी नहीं है, तो विपक्षी नेता कहां से होगा? तो ऐसी स्थिति में जो सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है रूलिंग पार्टी के बाद, उसी को सिलेक्शन कमेटी का सदस्य बना दिया जाए। अब ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी वो बताएंगे हम आगे। ठीक है, तो लीडर ऑफ अपोजिशन की अनुपस्थिति में सिलेक्शन कमेटी का सदस्य कौन बनेगा? जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई होगी लोकसभा के चुनाव में रूलिंग पार्टी के बाद। ठीक है, इसके बाद इसने इसमें भी संशोधन किया। सेक्शन 44 जो है इसका 2013 एक्ट जो है लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 का जो सेक्शन 44 है, उसमें भी संशोधन किया, उसमें भी संशोधन किया। ठीक है, तो सेक्शन 44 किसकी बात करता है? 2013 का जो एक्ट है उसका जो सेक्शन 44 है वो किसकी बात करता है? इसमें कहा गया कि भैया जो सरकारी अधिकारी है ना, जो सरकारी अधिकारी है वो अपने पद पर जिस दिन बैठते हैं या अपना पद जिस दिन संभालते हैं, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर, अंडर 30 डेज, विद इन 30 डेज उनको अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद पूरे का ब्यौरा देना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है। मान लीजिए मैं अगर सरकारी अधिकारी बनता हूं, तो आज ज्वाइन करता हूं मैं सरकारी डिपार्टमेंट को, तो आज से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर मुझे अपनी संपत्ति की डिटेल सौंपनी पड़ेगी कि प्रेजेंट टाइम पर मेरे पास कितनी संपत्ति है। उसके बाद फिर अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पता लग जाएगा कि इतने कम दिनों में इतनी संपत्ति कैसे बढ़ गई आपकी। भाई जब आपने ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट तब तो इतनी थी, अब अचानक इतनी कैसे बढ़ गई? तो जाहिर सी बात है करप्शन किया हो। ठीक है, तो 30 दिन के अंदर अंदर बेटा संपत्ति को ब्यौरा देना पड़ेगा। अगला है बिल रिप्लेसेस द टाइम लिमिट ऑफ 30 डेज। नाउ द पब्लिक सर्वेंट विल make a declaration of their assets and liability in the form of manner as prescribed by the government। सरकार के द्वारा संशोधन विधेयकों के द्वारा 30 दिन की समय सीमा समाप्त कर दी गई। अब जो संशोधन जो विधेयक आया 2016 का, उसमें ये जो 30 दिन की लिमिट थी कि 30 दिन की कंडीशन थी कि 30 दिन के अंदर संपत्ति का ब्यौरा देना है, वो लिमिट समाप्त कर दी गई।
2013 के एक्ट में ये लिमिट थी कि 30 दिन के अंदर अंदर आपको संपत्ति का ब्यौरा देना है, लेकिन 2016 का जो संशोधन विधेयक आया उसमें ये 30 दिन वाली समय सीमा समाप्त कर दी गई। ठीक है, अब कहा गया कि सरकार जो डिसाइड करे उसके अकॉर्डिंग आपको संपत्ति का ब्यौरा देना है। ये 30 दिन की लिमिट कर दी खत्म। क्लियर है? क्लियर है? बताएंगे सभी। उसके बाद एक और चीज में बढ़ोतरी दी गई कि जो ट्रस्टी हैं और जो बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड के सदस्य, उनको अपनी संपत्ति, अपने रिलेटिव, अपनी वाइफ की संपत्ति, इसका डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अगर सरकार कोई फंड प्राप्त करती है जो 1 करोड़ हो, या विदेशी निवेश प्राप्त करती है जो कि 10 लाख हो, 10 लाख से ज्यादा हो, तो उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, उसका ब्यौरा भी देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पारदर्शिता लाने की बात की जा रही है लोकपाल लोकायुक्त बिल के द्वारा, जिससे करप्शन को रोका जा सके, जिससे करप्शन को रोका जा सके। ठीक है भाई, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं लोकपाल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन इसका सदस्य होगा। स्ट्रक्चर ऑफ लोकपाल, लोकपाल की संरचना, लोकपाल की संरचना। ठीक है, तो देखिए लोकपाल जो होगा बेटा वो मल्टी मेंबर बॉडी होगा। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब समझते हैं, बहुसदस्यीय संस्था, यानी कि इसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, कोई एक सदस्य इसको मिलकर नहीं चलाएगा। बहुसदस्यीय निकाय, मल्टी मेंबर बॉडी होगा ये लोकपाल। ठीक है, जो किस किस से मिलकर बना होगा, दैट कंसिस्ट, किस किस से मिलकर बना होगा, एक चेयरमैन होगा, यानी कि एक अध्यक्ष होगा इसमें, और अधिकतम अधिकतम 8 सदस्य होंगे, अधिकतम 8 सदस्य होंगे। ठीक है भाई, और जो चेयरपर्सन बनेगा ना इसका, वो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, या तो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, या कोई सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज हो, न्यायाधीश हो, या फिर एक एमिनेंट पर्सन हो विथ इम्पेकेबल इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग एबिलिटी। ठीक है, जो कि स्पेशल नॉलेज रखता हो और एक्सपर्टाइज हो वो, और 50 साल तक एंटी करप्शन पॉलिसी के मामले में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, विजिलेंस, फाइनेंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, बैंकिंग, लॉ और मैनेजमेंट, इसमें काम कर चुका हो, कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस हो उसको। तो बेटा चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरमैन कौन बनेगा, या तो वो पूर्व भारत का मुख्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज हो, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके पास स्पेशल नॉलेज हो, जो एक्सपर्ट हो, और 25 साल तक एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध केसों में इन्वॉल्व रहा हो, पॉलिसीज में इन्वॉल्व रहा हो, जो लोक प्रशासन है उसमें इन्वॉल्व रहा हो, फाइनेंस में इन्वॉल्व रहा हो, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, और कानून और प्रबंधन में इन्वॉल्व रहा हो। क्लियर है? और उसके बाद देखिए उसमें से जो 8 सदस्य हैं, 8 सदस्य में से जो आधे लोग होंगे, 8 में से आधे जो लोग होंगे वो जुडिशियल मेंबर होंगे, और मिनिमम मिनिमम 50% ऑफ द मेंबर्स विल बी फ्रॉम SC ST OBC माइनॉरिटी एंड वुमेन। जो 8 सदस्य की बात की गई है, 8 सदस्यों में से आधे न्यायिक सदस्य होंगे, न्याय से संबंधित,
और उनमें से 50% लोग या तो SC ST OBC कोटा या माइनॉरिटी से होंगे या महिलाएं होंगी। ठीक है। और जो जुडिशियल मेंबर होंगे लोकपाल के लोकपाल के जो जुडिशियल मेंबर होंगे, न्यायिक सदस्य होंगे, वो पूर्व जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और या तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, ये है आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। लोकपाल सर्च कमिटी, ये एक समिति है, लोकपाल सर्च कमिटी। ठीक है। अब इसमें क्या है, लोकपाल एक्ट 2013 के अंतर्गत जो DOPT डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, भारत सरकार, इसके मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। DOPT मिनिस्टर भारत सरकार के हैं, कौन है बेटा? DOPT मिनिस्टर जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह। तो क्या होगा, लोकपाल अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो DOPT मंत्रालय है वो एक लिस्ट बनाएगा कैंडिडेट की जो इंटरेस्टेड होंगे चेयरमैन या मेंबर बनने के, लोकपाल के सदस्य बनने के या लोकपाल का अध्यक्ष बनने के जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे, उनकी लिस्ट भारत सरकार का जो मंत्रालय है DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ड्राइंग, तो ये जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं, ये लोकपाल एक्ट 2013 के अधीन उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे। इसके बाद यह लिस्ट लोकपाल सर्च कमेटी के पास जाएगी। इसके बाद ये लिस्ट जो है 8 मेंबर की जो लिस्ट है वो सर्च कमेटी के पास जाएगी, विच वुड शॉर्ट लिस्ट नेम्स, जो नामों की शॉर्ट लिस्ट करेंगे, किस किस को चयन करना है, और चयन करने के बाद उनको सिलेक्शन पैनल के सामने रखेंगे, और सिलेक्शन पैनल के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होंगे, सिलेक्शन पैनल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। क्लियर है? अब ये सिलेक्शन पैनल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लिस्ट में दिए गए नामों में से सिलेक्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है। और सितंबर 2018 में क्या हुआ, गवर्नमेंट हैड कॉन्स्टिट्यूटेड अ सर्च कमिटी हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। उसके बाद 2013 का अधिनियम यह भी प्रावधान करता है, सितंबर 2018 में सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी की स्थापना की। ठीक है भाई, याद रहेगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात कर लेते हैं लोकपाल के पास शक्तियां क्या क्या हैं। लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, ज्यूरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार और शक्तियां, क्षेत्राधिकार और शक्तियां। भाई क्या क्या शक्तियां हैं लोकपाल का, लोकपाल के पास क्या क्या शक्तियां हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं लोकपाल के पास, तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। देखिए, लोकपाल के क्षेत्राधिकार में यानी कि ज्यूरिडिक्शन में प्रधानमंत्री, ये सब शामिल है। जो जुरिडिक्शन ऑफ लोकपाल है यानी लोकपाल का जो क्षेत्राधिकार है, यानी कि लोकपाल किस किस पर लागू होगा, या कहें लोकपाल किस किस व्यक्ति के विरुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच खोजबीन और ये सर्च कर सकता है, विजिलेंस कर सकता है, तो प्रधानमंत्री के ऊपर भी अप्लाई होगा, मंत्रियों के ऊपर भी, और जो सांसद है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी, और ग्रुप ABCD के अधिकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उन सब पर लोकपाल निगाह रखेगा। ठीक है। और लोकपाल का ज्यूरिडिक्शन में प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। केवल प्रधानमंत्री पर अगर ऐसा कोई चार्ज लगाया जाता है जो इंटरनेशनल रिलेशन का है या सिक्योरिटी का है या पब्लिक ऑर्डर का है या एटॉमिक एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा या स्पेस अंतरिक्ष से संबंधित
कोई आरोप लगता है प्रधानमंत्री पर, वो इससे बाहर होगा, बाकी सब आरोप इसके अंडर में आएंगे, लोकपाल के में। ठीक है। अब देखिए, अगर संसद के अंदर कोई मंत्री या सांसद कुछ ऐसी बातें कह देता है, कुछ ऐसी बातें कह देता है, तो वो भी लोकपाल के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे, क्योंकि संसद के अंदर हर नेता को बोलने का अधिकार है, हर नेता को बोलने का अधिकार है, इसमें छूट दी गई है। ठीक है। क्लियर है। अब लोकपाल जो अधिनियम है वो ये कहता है सभी सरकारी अधिकारियों से कि भैया वो उनके पास जितनी भी संपत्ति है उसका ब्यौरा दें, वो उसका ब्यौरा प्रस्तुत करें। उनकी जो संपत्ति है, उन पर जो निर्भर व्यक्ति हैं, उनकी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा सामने रखें। क्लियर है। अब देखिए, लोकपाल के पास यह भी शक्ति है कि वो सीबीआई को डायरेक्शन दे सके, निर्देश दे सके। लोकपाल के पास ये भी शक्ति है कि वो सीबीआई को, जो की जांच एजेंसी है, उसको निर्देश दे सके। तो हम कहेंगे कि लोकपाल के पास सीबीआई की जांच करने तथा उसे निर्देश देने का अधिकार है। ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, यदि लोकपाल ने कोई मामला सीबीआई को सौंपा है तो बिना लोकपाल की अनुमति के ऐसे मामले की जांच अधिकारी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अगर inquiry wing of Lokpal has been vested with the powers of civil court. Lokpal has power of confiscation of assets, proceeds received and benefits arising procured by means of corruption and special circumstances. देखिए, लोकपाल के पास ये पावर है कि वो रिकमेंड कर सकता है ट्रांसफर और सस्पेंशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कनेक्टेड विथ एलिगेशन ऑफ करप्शन। लोकपाल के पास यह भी शक्ति होगी कि अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो वो लोकपाल उस अधिकारी को सस्पेंड भी कर सकता है, उसको पद से हटा भी सकता है। ठीक है। क्लियर है। तो लोकपाल के पास डायरेक्शन देने की भी शक्ति होती है और प्राइमरी इंक्वायरी करने की भी शक्ति होती है। कमियां क्या है लोकपाल की? कमियां क्या है लोकपाल की भाई? कमी देख लेते हैं। लिमिटेशंस, कमियां, कमियां क्या है? देखिए, कमी यह है कि सबसे पहले ध्यान कर रखेंगे कि लोकपाल, लोकपाल जो है बहुत कोशिश कर रहा है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म कर पाए, भ्रष्टाचार से लड़ पाए, लेकिन उसके साथ साथ ही देखा जा रहा है, उसके साथ साथ प्रशासनिक संरचना में, प्रशासन में भारत में देखा जा रहा है कि उसी समय बहुत सारी कमियां निकल के आ रही हैं, बहुत सारी कमियां निकल के आ रही हैं। क्या कमी? देखिए, 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गए, 9 साल से ज्यादा हो गए। 2013 में एक्ट आया था, तो 9 साल करीब होने वाले हैं। 9 साल से ज्यादा हो गए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को पास हुए, संसद ने पास किया, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सिंगल लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है, कोई सिंगल लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है। ठीक है। तो इससे हमें यह दिखाई देता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, इच्छा शक्ति में कमी है। भाई सोचो, हमने आंदोलन करके लोकपाल लोकायुक्त बिल भी पास करवा लिया संसद के दोनों सदनों में, लेकिन 2013 में लोकपाल लोकायुक्त बिल पास हो गया है और आज 9 साल हो गई। 9 साल में अभी कोई इकलौता लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया है अभी तक कहीं भी।
तो ये क्या दर्शाता है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी दर्शाता है। ठीक है। और लोकपाल अधिनियम ने यह भी कहा था कि राज्य के अंदर लोकायुक्त होने चाहिए 1 साल के अंदर अंदर। जब इसे लागू कर दिया जाए तो उसके 1 साल के अंदर अंदर राज्य के अंदर भी लोकायुक्त होने चाहिए। जिस प्रकार केंद्र में लोकपाल होता है उस प्रकार राज्य के अंदर लोकायुक्त होने चाहिए, लेकिन नहीं है अभी तक। ठीक है। लोकपाल जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, राजनीतिक दबाव से बिल्कुल मुक्त है। ठीक है, क्योंकि कमेंट्री इटसेल्फ इसे लोकपाल जो है राजनीतिक दबाव से फ्री नहीं है, यानी कि लोकपाल के ऊपर भी राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है। राजनीतिक दबाव देखने को मिलता है, क्योंकि लोकपाल को अपॉइंट करने वाली, लोकपाल की नियुक्ति करने वाली जो समिति है उसमें जो सदस्यगण शामिल हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के ही हैं, राजनीतिक दल के ही हैं। तो दबाव कहीं ना कहीं होता है, दबाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, तो फ्री होकर वो काम नहीं कर पाएंगे। सजेशन क्या दिया जाता है कि आगे क्या होना चाहिए, सुझाव क्या दिए जाते हैं कि आगे सुझाव क्या होना चाहिए। इतना हमने पॉजिटिव चीजें भी देख ली, उसके फायदे भी देख लिए, उसके कमी भी देख ली हमने। अब आगे सजेशन क्या है, आगे की राह बताओ, आगे की राह क्या है, आगे की राह क्या है। तो एक बार यहां तक कोई डाउट है तो एक बार मुझे बता दीजिए आप। तो देखिए बेटा, इन ऑर्डर टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन यानी कि लोकपाल संस्था को मजबूत बनाना पड़ेगा, मजबूत बनाना पड़ेगा। चाहे वो फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात हो, स्वायत्तता, कार्यकारी स्वायत्तता की बात हो, यानी कि वो लोकपाल अपना कार्य इंडिपेंडेंट रूप से कर सके, उन पर कोई दबाव ना हो किसी भी प्रकार का। ठीक है। और उसमें काम करने वाले अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर यानी कि जो व्यक्ति उसमें काम करेंगे उनकी उपलब्धता भी होना चाहिए, मानव शक्ति की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर यानी कि मानव शक्ति की उपलब्धता भी होनी चाहिए, मानव शक्ति की उपलब्धता भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं भाई, सजेशन यही दिया जा रहा है, इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑम्बुड्समैन शुड बी स्ट्रेंथर्ड। अगर हम भ्रष्टाचार की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो जो लोकपाल जैसी संस्था है, ऑम्बुड्समैन जैसी संस्था है, उसको मजबूत बनाना पड़ेगा। चाहे हम उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी की बात करें, कार्यकारी स्वायत्तता की बात करें, यानी कि वो बिना किसी के दबाव में रहकर वो फ्री होकर काम कर पाए, और चाहे हम अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर यानी कि मानव शक्ति की उपलब्धता की बात करें, ह्यूमन रिसोर्स की बात करें। ठीक है। और दूसरा, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, मोर राइट टू इंफॉर्मेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, सूचना का अधिकार है, उसको लेकर ज्यादा से ज्यादा पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है। तो स्वयं को सार्वजनिक जांच का विषय बनाने के लिए इच्छुक और अच्छे नेतृत्व के साथ साथ अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए, अधिक सूचना के अधिकार तथा नागरिकों और नागरिक समूहों के सशक्तिकरण की आवश्यकता है। क्लियर है। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ। लोकपाल की नियुक्ति कर देना ये अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस
द इश्यूज बेस्ड ऑन विच पीपल आर डिमांडिंग अ लोकपाल। सरकार को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जिन मुद्दों की वजह से जो जनता है वो लोकपाल की मांग कर रही है, लोकपाल की डिमांड कर रही है, बार बार आंदोलन कर रही है कि लोकपाल को नियुक्त करो, लोकपाल को नियुक्त करो। क्यों डिमांड कर रही है, उस मुद्दे को भी नजर में बनाए रखना चाहिए जिससे लोकपाल की नियुक्ति टाइम पे हो और ये काम स्टार्ट हो सके। भ्रष्टाचार को खत्म करने का ये जो बहुत बड़ा प्रयास, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा कब से चला आ रहा है, इसको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है जी, क्लियर है? तो लोकपाल और लोकायुक्त नियुक्तियां पारदर्शी होनी चाहिए ताकि गलत प्रकार के लोगों को अपॉइंट होने से रोका जा सके और किसी एक संस्था या अधिकारी में अत्यधिक शक्ति के संचयन को टालने के लिए समुचित जवाबदेही व्यवस्था के साथ साथ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अपॉइंटमेंट ऑफ लोकपाल इन इट सेल्फ इज नॉट इनफ, ये बात कर ली हमने। लोकपाल को नियुक्त करना अपने आप में पूर्ण नहीं है। द गवर्नमेंट शुड एड्रेस द इशू बेस्ड ऑन विच पीपल आर डिमांडिंग अ लोकपाल। लोकपाल का, लोकपाल को नियुक्त करने के लिए लोग मांग क्यों कर रहे हैं, उन मुद्दों पर भी सरकार को ध्यान देना है। ठीक है, तो मेयरली एडिंग टू द स्ट्रेंथ ऑफ इन्वेस्टिगेट एजेंसीज विल इंक्रीज द साइज ऑफ द गवर्नमेंट but not necessarily improve the governance. The slogan adopted by the government of less government and more governance, सरकार कम और गवर्नेंस, सुशासन ज्यादा होना चाहिए, इस स्लोगन को सरकार को फॉलो करना चाहिए। इस स्लोगन को सरकार को फॉलो करना चाहिए। क्लियर है भाई? क्लियर? तो ये लोकपाल लोकायुक्त आपके सिलेबस में टॉपिक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अन्ना हजारे का बड़ा मूवमेंट हुआ केजरीवाल और इनका दिल्ली में, उसके बारे में बताया मैंने आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।